हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, फटाफट हरियाणा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। किसान आंदोलन को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम कानूनों में संशोधन को तैयार हैं, सरकार से बातचीत के सारे रास्ते खुले हैं, किसानों के साथ बैठकर रास्ता निकालेंगे। उन्होंने कहा कि हमने किसानों को प्रस्ताव दिया था, लेकिन किसानों की तरफ से प्रस्ताव का जवाब नहीं दिया गया। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री ने विपक्ष पर किसानों को बरगलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष किसानों का भला नहीं चाहता है। हमारी सरकार में MSP पर दोगुनी खरीद हुई। वहीं उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि किसान आंदोलन खत्म करें। दिल्ली की जनता परेशान हो रही है और किसी के बहकावे में न आए। किसान आंदोलन को लेकर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि किसानों के नाम पर आंदोलन चल रहा है। आंदोलन में केवल कुछ ही किसान हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि न मंडी खत्म हो रही है और न ही MSP। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष का कोई आधार नहीं है, विपक्ष केवल अंतिम सांसें गिन रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सस्ती लोकप्रियता के लिए अवार्ड वापसी हो रही है। किसान आंदोलन के बहाने प्रदेश के पूर्व CM और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने BJP, JJP और इनेलो पर निशाना साधा है। उन्होंने किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि किसी का बहिष्कार करना या विरोध करना किसानों की रणनीति है। हम किसानों की मांग जो है उसके साथ खड़े हैं। वहीं अभय सिंह चौटाला पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर किसान हितैषी होते तो चुनाव में एक ही सीट नहीं आती। वहीं हुड्डा ने BJP, JJP पर निशाना साधते हुए दोनों ही पार्टियों को किसान विरोधी करार दिया। इस मौके पर JJP पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि JJP ने वोट किसके नाम पर लिया और सपोर्ट किसको किया ये जनता जानती है। इसलिए हरियाणा सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी, जिसमें यह तय हो जाएगा कि किसानों के असली हितैषी कौन। किसान आंदोलन को लेकर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आया है। दरअसल दीपेंद्र हुड्डा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से किसानों का आंदोलन बढ़ रहा है, उसे देखते हुए सरकार को राजहट छोड़कर राजधर्म निभाना चाहिए। इन काले कानूनों से न केवल हरियाणा और पंजाब बल्कि पूरे देश के किसान बेहाल हैं। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को भी जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि आज दुष्यंत को किसानों से ज्यादा अपनी कुर्सी प्यारी है, जबकि ये समय सत्ता के लालच का नहीं बल्कि किसानों का साथ देने का है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस किसानों की मांगों का समर्थन करती है, साथ ही सरकार से तीनों कानून वापस लेने की मांग करती है। अन्नदाताओं के आंदोलन को लेकर सिरसा विधायक गोपाल कांडा से पत्रकारों ने सवाल किए तो उन्होंने जय जवान जय किसान की बात बोलकर इशारों में बता दिया कि इस आंदोलन में अन्नदाताओं की जीत होगी। दरअसल गोपाल कांडा पहले भी सरकार से अपील कर चुके हैं कि सरकार अन्नदाता के दर्द को समझे और किसानों की समस्या का समाधान निकाले। सरकार की तरफ से किसानों को कृषि कानूनों के बारे में समझाने के लिए गांव-गांव 700 चौपाल लगाने का प्लान बनाया गया है, जिसको लेकर अब किसान नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। किसान नेताओं का कहना है कि सरकार से चौपाल जो लगाएगी सरकार, उससे कुछ नहीं होगा। किसान नेताओं ने कहा कि सरकार को इस कानून को वापस लेना होगा। वहीं किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि 12 दिसंबर को देश भर में टोल प्लाजा फ्री करेंगे और BJP नेताओं को अपने गांवों में घुसने नहीं देंगे। किसान आंदोलन के चलते किसान संगठनों ने 12 दिसंबर को सभी टोल टैक्स फ्री कराने का ऐलान किया है। इसी के चलते दिल्ली पुलिस और गुरुग्राम जिला प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। गुरुग्राम और दिल्ली पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर बैरिकेडिंग, क्रेन, फायर ब्रिगेड, वाटर कैनन बुला लिए गए हैं और पैरामिलिट्री फोर्स भी मौजूद है। गुरुग्राम जिला प्रशासन ने किसानों के बॉर्डर सील की चेतावनी को लेकर 7 ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं। जिले भर में अलग अलग चौक चौराहों से लेकर NH 48 पर पुलिस बल के साथ ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे। बताया जा रहा है कि करीब
2500 पुलिसकर्मियों के हाथों में शहर की सुरक्षा की व्यवस्था होगी। किसानों का आंदोलन 16 दिनों से लगातार जारी है। सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं, जिनके लिए सीमाओं पर ही लंगर की व्यवस्था की गई है। कुंडली बॉर्डर पर किसानों के लिए जो लंगर लाया गया है वो गरीबों के लिए वरदान साबित हो रहा है। कूड़ा बीनकर अपने लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने वाले लोगों के लिए इन लंगरों में खाने की व्यवस्था हो गई है। किसान आंदोलन में दिल्ली की तरफ कूच कर रहे किसानों से टोल प्लाजा पर टोल न लेकर उन्हें राहत दी जा रही है। हालांकि पंजाब में पहले से ही टोल फ्री है। सिरसा से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 9 पर 2 टोल प्लाजा पड़ते हैं, जहां से आंदोलन में जा रहे वाहनों से टोल नहीं लिया जा रहा है। टोल मैनेजर का कहना है कि जब से आंदोलन शुरू हुआ है तब से किसानों को यह राहत दी गई है। उधर पंजाब से दिल्ली आंदोलन में हिस्सा लेने जा रहे किसान कुलविंदर सिंह ने बताया कि वो पंजाब से आए हैं और दिल्ली जा रहे हैं। हरियाणा सीमा में 2 टोल से गुजरे हैं, लेकिन किसी भी टोल पर उनसे पैसा नहीं लिए गए। किसान आंदोलन के बीच बहादुरगढ़ मेट्रो की पार्किंग में अस्थायी गुरुद्वारा स्थापित किया गया है। अस्थायी गुरुद्वारे में श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया गया। इस गुरुद्वारे के बाद किसानों के लिए गुरु घर की कमी को भी पूरा किया गया है। इसी के साथ निहंग सिख भी किसानों के समर्थन में उतरे। निहंग सिखों ने कहा कि किसानों की मांग सरकार को माननी ही होगी। रोहतक बार एसोसिएशन के वकील भी किसानों के समर्थन में उतरे हैं। वकीलों ने किसानों की मदद करने का बीड़ा उठाया है। बार एसोसिएशन ने 2.5 लाख रुपए की खाद्य सामग्री टिकरी बॉर्डर पर बैठे किसानों के लिए भेजी। साथ ही वकीलों ने आश्वासन दिया कि किसानों को मुफ्त में लीगल एडवाइस दी जाएगी और धरना स्थल पर किसानों की जो जरूरत होगी उसको भी पूरा किया जाएगा। वो भी वकीलों की तरफ से उन्होंने ये बात कही। करनाल का रहने वाला बॉक्सर और ओलंपिक खिलाड़ी सुमित सांगवान ट्रैक्टर पर अपनी बारात लेकर पहुंचे। सुमित किसान के बेटे हैं और उन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए अपनी शादी में घोड़ा या रथ या कोई बड़ी कार न इस्तेमाल करके ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया। वहीं मुक्केबाज सुमित सांगवान को शादी की बधाई देने के लिए खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह भी पहुंचे। सुमित ने भी बताया कि शादी में जो भी पैसे उन्हें शगुन के तौर पर मिलेंगे उससे वो किसान आंदोलन में सामान लेकर जाएंगे और किसानों के बीच बांट कराएंगे। रिलायंस के बहिष्कार को लेकर आज भाकियू प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उनकी तरफ से सिर्फ रिलायंस जियो का सिम पोर्ट कराने और 12 दिसंबर को टोल प्लाजा फ्री करने का ऐलान किया गया है, लेकिन कई जगह रिलायंस के सारे सामान का बहिष्कार करने की बात कही जा रही है जो बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि रिलायंस के सामान का बहिष्कार करना उनकी समिति का फैसला नहीं है। वहीं उन्होंने लोगों से अपील की कि उनकी कमेटी की तरफ से 12 और 14 दिसंबर को जो प्रदर्शन की रूपरेखा तैयार की गई है उसी हिसाब से हर कोई प्रदर्शन में हिस्सा ले। टोहाना के गांव हंसेवाला में ग्रामीणों ने किसान आंदोलन के समर्थन में नारेबाजी करते हुए जियो के टावर की बिजली सप्लाई को काट दिया, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में काम कर रहे जियो मोबाइल कंपनी के उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों की ओर से इस बारे में एक वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है, जिसमें ग्रामीण इकट्ठे होकर किसान संघर्ष के समर्थन में नारेबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। वायरल वीडियो में किसान कहते नजर आ रहे हैं कि पूरा गांव किसान संघर्ष को समर्थन करता है, इसी के चलते वो जियो कंपनी के टावर को जाने वाली बिजली सप्लाई को बंद कर रहे हैं। 3 कृषि कानूनों को लेकर लगातार किसान सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। वहीं बॉर्डर के आसपास के किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई दुकानदारों की शिकायत है कि सब्जी और फल दूध की दिल्ली के आजादपुर मंडी में नहीं पहुंच रही है, जिससे लोगों को नुकसान हो रहा है। साथ ही किसानों ने 5 एकड़ में गोभी की सब्जी लगा रखी है, जो कि अब 4 से 5 रुपए किलो बिक रही है।
फतेहाबाद में किसानों को रबी फसल के लिए यूरिया मिलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसान यूरिया खरीद केंद्र के बाहर लंबी लाइनों में लगने को मजबूर हैं। किसानों ने आरोप लगाया है कि यूरिया की पूरी सप्लाई उन्हें नहीं दी जा रही है। आधार कार्ड के जरिए यूरिया वितरण हो रहा है और एक आधार कार्ड पर किसान को केवल 10 बैग यूरिया दिए जा रहे हैं। 1 एकड़ के दायरे में 3 बैग यूरिया की खपत होती है। ऐसे में जिन किसानों के पास 5 एकड़, 10 एकड़ या इससे ज्यादा की जमीन है, वो किसान 10 बैग यूरिया में किस तरह पूर्ति करेंगे। वहीं इस मामले पर यूरिया खरीद केंद्र के मैनेजर राजन कुमार ने बताया कि कृषि विभाग के आदेशों के मुताबिक जैसे यूरिया की सप्लाई प्राप्त हो रही है, वैसे किसानों को यूरिया दिया जा रहा है। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में 1250 नए मामले की पुष्टि हुई है। गुरुग्राम में 398 और फरीदाबाद में 182 नए केस सामने आए हैं। वहीं सोनीपत और रोहतक में 61 नए मामले सामने आए हैं। पंचकुला में कोरोना के 64 नए मामले सामने आए हैं। वहीं जिंद में 58 नए केस सामने आए हैं। इसी के साथ प्रदेश में 24 घंटे में 26 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल 2,49,329 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 1501 मरीजों ने कोरोना को मात दी है और अब तक कुल 2,35,000 से ज्यादा मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं। सिरसा में कोरोना संक्रमण के 10 नए मामले सामने आए हैं। वहीं शुक्रवार को 63 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। बता दें कि सिरसा में 268 एक्टिव केसों की संख्या है। वहीं अब तक कुल 7,676 कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंच चुकी है। गौरतलब है कि अब तक सिरसा में 1,56,084 लोगों के सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से 1,286 लोगों की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। हरियाणा में एक बार फिर 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल खुलने जा रहे हैं। दरअसल 14 दिसंबर से 10वीं और 12वीं के छात्रों के स्कूल खुलेंगे, तो वहीं एक हफ्ते बाद 9वीं और 11वीं तक के बच्चों के स्कूल खोले जाएंगे। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि इस दिशा में नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। आदेशों के मुताबिक 3 घंटे तक स्कूल खुलेंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जो भी छात्र स्कूल आएंगे वो अब किसी भी डॉक्टर से मेडिकल लेकर आ सकते हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में 177 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद स्कूलों को बंद कर दिया गया था। एक बार फिर सभी सरकारी और निजी स्कूलों को खोला जाएगा। इसी को लेकर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें 14 दिसंबर से सरकारी और निजी स्कूलों को खोलने का फैसला लिया गया। प्रदेश में कोविड-19 के चलते बंद पड़े स्कूलों में एक बार फिर से स्कूल शुरू होने जा रहे हैं। उसकी तैयारी भी तेज हो गई है। प्रदेश सरकार ने 14 दिसंबर से स्कूल खोलने का फैसला लिया है। सरकार की तैयारियों के मुताबिक पहले 10वीं और 12वीं की क्लासें लगाई जाएंगी। इसके बाद एक सप्ताह बाद 9वीं और 11वीं की क्लासें खोलने का फैसला लिया गया है। स्कूल में आने वाले सभी बच्चों को पहले कोरोना टेस्ट करवाना होगा, जिसके बाद कोविड-19 के लक्षण नहीं होने पर ही स्कूल में एंट्री दी जाएगी। साथ ही बच्चों को स्कूल में मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा अभिभावकों से लिखित में लाना होगा। उसके बाद ही बच्चों को स्कूल में एंट्री की अनुमति होगी। एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा आज फरीदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के भाई के निधन पर शोक जताया और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सेक्टर 17 में गोयल निवास पर पहुंचकर उन्होंने परिवार को सांत्वना दी और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। आईएमए के आह्वान पर शुक्रवार को अंबाला में डॉक्टर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक हड़ताल पर रहे। सरकार द्वारा आयुर्वेद चिकित्सकों को भी सर्जरी की अनुमति देने के विरोध में डॉक्टरों ने अपने क्लिनिक बंद रखे और आपातकालीन सेवाओं को जारी रखने की घोषणा भी की। आईएमए के प्रधान डॉक्टर भास्कर शर्मा का कहना है कि उन्होंने सभी ओपीडी और रूटीन का काम बंद किया, लेकिन कोरोना से जुड़े मामलों सहित आपातकालीन सेवाएं जारी रहीं। आयुर्वेद और बीएमएस डॉक्टर्स को टर्निंग के बाद सर्जरी की सरकारी अनुमति को लेकर विरोध शुरू हो गया है। इसी को लेकर इंडियन मेडिकल इंस्टीट्यूट एसोसिएशन ने 12 घंटे की सांकेतिक हड़ताल की। सर्जन सुरेश वशिष्ठ ने बताया कि आईएमए कतई आयुर्वेदिक और
बीएमएस डॉक्टर्स के खिलाफ नहीं है, बल्कि चिंतित है कि जिसने सर्जरी की शिक्षा हासिल ही नहीं की और अगर वो भी कितनी सर्जरी ट्रेनिंग की ये जानने बिना ही सीसीआईएम ने इस तरह की अनुमतियां जारी कर दी। आईएमए के राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर टोहाना में भी 100 के लगभग चिकित्सकों और 35 हॉस्पिटलों ने ओपीडी का काम बंद रखा। इस मौके पर सिर्फ आपातकाल सेवाएं ही जारी रखी गई। टोहाना के अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष मेहता ने कहा कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति जो मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ा हुआ नहीं है वो इस बारे में निर्णय नहीं ले सकता। फैसला आईएमए के राष्ट्रीय स्तर पर आएंगे। यमुनानगर में सीएम फ्लाइंग ने खेतों में बने एक यूरिया गोदाम में छापेमारी की, जहां सैकड़ों की तादाद में यूरिया से भरे कट्टे बरामद हुए। 4 घंटे के रेड के दौरान मौके पर कोई भी गोदाम का मालिक स्टॉक रजिस्टर लेकर नहीं आया। सीएम फ्लाइंग को सूचना मिली थी कि किसानों का खेतों में प्रयोग होने वाला यूरिया प्लाईवुड फैक्ट्री में सप्लाई होता है। सूचना के आधार पर यहां छापेमारी की गई। कृषि विभाग के इंस्पेक्टर को मौके पर बुलाया गया, जिन्होंने चेकिंग की। सीएम फ्लाइंग के सब इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि स्टॉक रजिस्टर चेक करने के बाद जो भी हालात बनेंगे उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी तक गोदाम के मालिक के बारे में पता नहीं चल सका है। हरियाणा मुक्त विद्यालय सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की री-अपियर के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। दरअसल ये परीक्षा सितंबर महीने में होनी थी, लेकिन कोरोना के चलते परीक्षाएं अक्टूबर में आयोजित करवाई गईं। जिनके परिणाम शुक्रवार को घोषित किए जा चुके हैं। परीक्षार्थी अपना परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bsesorganize.g पर देख सकते हैं। बोर्ड अध्यक्ष जगबीर सिंह ने बताया कि सेकेंडरी की परीक्षा में परीक्षार्थियों का परिणाम 27.00% और सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा में का परिणाम जो है वो 30.86% रहा। गुरुग्राम में नगर निगम की बैठक की गई। इसमें मेयर से लेकर पार्षद और सभी निगम अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में फैसला लिया गया कि जो भी अधिकारी या ठेकेदार गुरुग्राम निगम में नियमों के विरुद्ध काम करेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह फैसला विकास कार्यों में हो रही लापरवाही के चलते लिया गया। गुरुग्राम के मेयर मधु आजाद ने बताया कि कुछ पार्षदों की शिकायत आ रही थी कि पैसे लेने के बाद भी ठेकेदारों ने काम शुरू नहीं किए। ऐसे ठेकेदारों को एक मौका दिया गया है, लेकिन अगर वो फिर भी नहीं मानते तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी जिनकी सह पर ये ठेकेदार लापरवाही करने से नहीं डरते। साइबर सिटी गुरुग्राम को निखारने में जनता की राय लिए प्रशासन ने एक अनूठी पहल की है। गुरुग्राम के उपायुक्त अमित खत्री ने सोच गुरुग्राम नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है। जिला उपायुक्त ने इस दौरान बताया कि अब कोई भी जिलावासी गुरुग्राम की बेहतरी के लिए अपने सुझाव www.sochgurugram पर अपलोड कर सकते हैं। ये सुझाव पर्यावरण को साफ रखने, प्रभावी और बेहतर पुलिस व्यवस्था सबके लिए, शिक्षा, बेहतर गवर्नेंस के लिए तकनीक का प्रयोग, खेल सुविधा बढ़ाने, बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन, रोजगार के अवसर, कचरे और पानी के बेहतर प्रबंधन के क्षेत्रों में हो सकते हैं। गोहाना में एसडीएम आशीष वशिष्ठ ने लघु सचिवालय में 3 ब्लॉकों के शिक्षा और पंचायती राज विभाग के अधिकारियों की मीटिंग ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को 1 हफ्ते तक सभी लोगों के परिवार के पहचान पत्र बनाने के निर्देश दिए। परिवार पहचान पत्र बनाकर अधिकारियों को हर दिन एसडीएम कार्यालय में रिपोर्ट भेजनी होगी। सरकार ने लोगों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए परिवार पहचान पत्र बनवाना अनिवार्य किया हुआ है। उन्होंने कहा कि लोगों को परिवार पहचान पत्र बनवाने के प्रति जागरूक करने के लिए कर्मचारी लोगों के घर घर जाएं। अभी तक 50% काम पूरा किया जा चुका है। आने वाले 1 हफ्ते में बाकी काम भी पूरा हो जाएगा। गोहाना में पावर हाउस कार्यालय परिसर में बिजली पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने
मीटिंग की सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने निगम में से हर महीने 80 यूनिट निःशुल्क और 7वें वेतन आयोग के अनुसार पेंशन वृद्धि का लाभ देने की मांग की। मीटिंग में उन्होंने 11 जनवरी को 80 साल से ज्यादा उम्र के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सम्मानित करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारी लंबे समय से मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन निगम अधिकारी उनकी मांगों को लेकर गंभीर नहीं है। अधिकारी मांग पूरी करने का आश्वासन देते हैं, लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर रहे हैं, जिससे कर्मचारियों में रोष है।